Dear students, welcome to the today lecture of Product and Brand Management, PBM Unit 3rd, Module 4th, Brand Positioning. Today we will discuss lecture number 26, remaining part of Positioning Guidelines. Lecture number 25 में कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? पोजिशनिंग गाइडलाइंस, जिसमें आपको 3 टॉपिक्स बताए थे: डिफाइनिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कम्पिटिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकंड चूजिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, और थर्ड क्या था? इस्टेब्लिशिंग पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, जिसमें फर्स्ट और सेकंड पॉइंट डिफाइनिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कम्पिटिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड चूजिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, ये हमने लेक्चर नंबर 25 में कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 26 में इस्टेब्लिशिंग पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे। तो इस्टेब्लिशिंग पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस का क्या मतलब है? जब कंपनी ने एक बार डिफाइन कर लिया और कम्युनिकेट कर लिया कम्पिटिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके बाद किन किन एट्रीब्यूट्स पर अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद पीओपी और पीओडी के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना होता है। कोई भी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जब कंपनी पॉइंट्स ऑफ पैरिटी और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस दोनों पर फोकस करेगी। जब कंपनी पीओपी और पीओडी पर फोकस करती है तो एक चैलेंज होता है कि इनकी जो आपस में रिलेशनशिप होती है वो इन्वर्स होती है, क्योंकि एक तो सिमिलरिटीज़ के ऊपर फोकस करती है और एक डिफरेंसेस के ऊपर फोकस करती है। तो कितना फोकस पीओपी पर दिया जाए, कितना फोकस पीओडी के ऊपर दिया जाए, किसको ज़्यादा वेटेज दी जाए, किसको कम वेटेज दी जाए, ये कंपनी के लिए ब्रांडिंग करते टाइम एक चैलेंज होता है। तो बेसिकली जब कंपनी है वो पीओपी और पीओडी के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करती है तो उसके लिए 3 अप्रोचेज हैं। फर्स्ट क्या है? सेपरेट द एट्रीब्यूट्स। कई बार कंपनी एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके, और वो एट्रीब्यूट्स हैं, वो एट्रीब्यूट्स में से एक एट्रीब्यूट तो पीओपी के ऊपर होता है, एक एट्रीब्यूट पीओडी के ऊपर होता है। तो कंपनी एट ए टाइम 2 अलग अलग एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करती हैं। एक में तो पीओडी के ऊपर फोकस करती हैं और दूसरे में पीओपी के ऊपर फोकस करती हैं। जैसे हेड एंड शोल्डर है, उसने अपने एंटी डैंड्रफ शैम्पू के लिए यूरोप में 2 एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन किए। एक में तो उसका फोकस था वो एंटी डैंड्रफ के ऊपर था कि उनका जो शैम्पू है वो डैंड्रफ को रिमूव करता है, जो कि बाकी के और एंटी डैंड्रफ शैम्पू के साथ पीओपी था, यानी कि पॉइंट्स ऑफ पैरिटी था। लेकिन उन्होंने साथ के साथ ये भी बोला कि हमारा जो शैम्पू है ये हेयर्स को शाइनिंग देता है और हेयर्स है इसको यूज करने के बाद हैं वो ब्यूटीफुल हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं। तो ये जो उसका पॉइंट था, एट्रीब्यूट था, वो उसने बाकी के जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है उससे अपने आप को डिफ्रेंशिएट किया। तो एक एडवर्टाइजमेंट में तो पीओपी के ऊपर फोकस था और दूसरे एडवर्टाइजमेंट में पीओडी के ऊपर फोकस था। तो ये क्या हो गया आपका? सेपरेट द एट्रीब्यूट। सेकंड क्या है? लीवरेज इक्विटी ऑफ अनदर एंटिटी। कई बार कंपनी अपने ब्रांड की पोजीशनिंग करने के लिए, अपने ब्रांड को कंपटीटर से डिफरेंशिएट करने के लिए किसी दूसरे सक्सेसफुल ब्रांड या कोई सेलिब्रिटी उसके साथ अपने आप को एसोसिएशन करती है, उसके साथ अपनी सिमिलरिटी शो करती है, जिससे कि उसकी पॉजिटिव है, अच्छी है, वो ब्रांड पोजीशनिंग हो जाए। तो इसे हम क्या बोलते हैं? लीवरेज इक्विटी ऑफ अनदर एंटिटी। जैसे कि HUL है, उसने अपने लक्स ब्रांड को हमेशा है बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ है पोजीशनिंग किया है, तो उसे क्या बोलते हैं? फिल्मी सितारों वाला साबुन भी बोलते हैं। चाहे वो रेखा हो, चाहे वो हेमा मालिनी हो, चाहे श्रीदेवी हो, माधुरी दीक्षित हो, या फिर करीना कपूर हो, कैटरीना कैफ हो, दीपिका पादुकोण हो, जो भी है सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस रही हैं, उन्होंने उसको अपने एडवर्टाइजमेंट में लिया है। तो उन्होंने अपने आप को फिल्म स्टार के साथ सिमिलरिटी दिखाकर है अपनी पोजीशनिंग की है। तो जो फिल्म स्टार की पॉपुलरिटी है उसका उन्होंने लीवरेज लिया है। चाहे HCL हो, कॉम्पैक हो, डेल हो, इन सब ने अपने कंप्यूटर्स में, इन्होंने कंप्यूटर्स में हमेशा इंटेल इनसाइड का प्रमोशन किया है। तो इंटेल इनसाइड का प्रमोशन किया है तो इसकी वजह से जो इंटेल एक सक्सेसफुल ब्रांड था, उस ब्रांड का इन्होंने लीवरेज लिया है कि हमारे अंदर इंटेल का सुपरफास्ट प्रोसेसर है। लेकिन इसमें कई बार नेगेटिव क्या हो जाता है कि आपकी उस ब्रांड के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है। आपने सिखा दिया कंज्यूमर्स को कि कभी भी लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज करो तो उसके अंदर इंटेल का प्रोसेसर होना चाहिए। तो अब आप इंटेल के अलावा कोई और दूसरी कंपनी का प्रोसेसर है वो नहीं डाल पाओगे। इसी तरह लक्स ने है वो सेलिब्रिटीज़ हैं, हॉलीवुड एक्ट्रेसेस को लिया
है, तो जो भी सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस होती है उनको लेने के लिए कई बार उन्हें है सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट के लिए ज़्यादा पैसा भी पे करना पड़ता है। थर्ड क्या है, रीडिफाइन द रिलेशनशिप। कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पर फोकस कर रही हैं, तो उसके साथ कुछ नेगेटिव एसोसिएशंस होते हैं, तो जो कंपनी है वो अपने ब्रांड में उस फीचर को तो ओवरलुक करती है और कस्टमर्स को सजेस्ट करती है कि जो नेगेटिव फीचर्स हैं वो उसको फॉरगॉट कर जाए। जैसे कि कोई कंपनी है वो इकोनॉमिक कार है, इकोनॉमिक कार बना रही है, तो वो अपने कंज्यूमर को गाड़ी की इकोनॉमी एवरेज के ऊपर तो फोकस करेगी और जो सेफ्टी फीचर है उसको इग्नोर करने के लिए बोलती है। और जो कंपनी है वो सेफेस्ट कार बना रही है, वो अपनी सेफ्टी फीचर्स के ऊपर तो ओवरलुक करती है और इकोनॉमी को कंज्यूमर को इग्नोर करने के लिए बोलते हैं। एप्पल ने मैकिंटोश के नाम से पर्सनल कंप्यूटर्स बनाए थे, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली थे, तो पॉजिटिव एसोसिएशन तो उनका कंज्यूमर्स के साथ हो गया, लेकिन इंडस्ट्रियल कस्टमर्स ने डाउट किया कि ये यूज़र फ्रेंडली है, पर्सनल कंप्यूटर हैं, तो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो उन्होंने अपनी टैगलाइन चेंज किया और द पावर एट द बेस्ट के नाम से टैगलाइन किया कि पावरफुल भी हैं और इनकी जो ग्राफिक्स है वो सबसे बेस्ट है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, रीडिफाइन द रिलेशनशिप। साउथ वेस्ट एयरलाइंस है वो चीपेस्ट एयर सर्विसेज देती है, तो इन्होंने भी चीपेस्ट एयर सर्विसेज के साथ जो नेगेटिव पॉइंट्स थे, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे कि भाई फ्लाइट टाइम पर नहीं होगी, फ्लाइट में है रश ज़्यादा होगा, मनचाही सीट नहीं मिलेगी, फ्री मील्स नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने उसको चेंज किया। वहाँ के जो पायलट्स थे वो है अच्छी कमेंट्री है, वो करते थे, कमेंट्री से जो माहौल है वो लाइट हो जाता था, पैसेंजर को गेट पर पास मिलता था, वो उस नंबर के बेस पर उनका सीटिंग अरेंजमेंट होता था। इसके अलावा उन्होंने अपने जो रूट्स थे वो स्मॉल रूट्स रखे, कम डेस्टिनेशन वाले, तो वहाँ पे जो पैसेंजर्स थे उनको फ्री मील की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इस तरीके से उन्होंने अपने प्राइस कम रखते हुए भी अपने आप को सक्सेसफुल रखा। इसे हम क्या बोलते हैं, रीडिफाइन द रिलेशनशिप बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है आपका, व्हाट टू एम्फेसाइज, पीओपी और पीओडी, कि किस कंडीशन में हमें पॉइंट्स ऑफ पैरिटी पे फोकस करना चाहिए और किस कंडीशन में हमें पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिचुएशंस दी हुई हैं और यहाँ पर है वो एम्फेसाइज का बताया हुआ है, व्हाट टू एम्फेसाइज। तो पहली सिचुएशन क्या है, व्हेन द फर्म इज ए मी टू कम्पिटिटर, कि जब आपकी फर्म है वो मी टू कम्पिटिटर है, मतलब कि क्या है, वो मार्केट में फॉलोअर है, फॉलोअर है तो मार्केट में कोई ना कोई क्या होगा, लीडर होगा, तो उस लीडर के अपने आप को दिखाने के लिए आपको उस लीडर के साथ अपनी सिमिलरिटीज को शो करना होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट्स ऑफ पैरिटी बोलते हैं। सेकंड सिचुएशन, जब आपकी फर्म खुद मार्केट लीडर है तो आपको बाकी के अपने जो फॉलोअर्स हैं और कंपनीज से अपने आप को डिफ्रेंशिएट दिखाना होगा, तो आपका फोकस किसके ऊपर होगा, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस के ऊपर होगा। नेक्स्ट, आप जिस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हो वो मैच्योर मार्केट है और इस्टेब्लिश्ड मार्केट है, तो वहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही प्लेयर हैं, उनके पहले से ही लॉयल कस्टमर्स हैं, तो उन लॉयल कस्टमर्स को स्विच कराने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट्स में कुछ यूनिक फीचर्स दिखाने होंगे, तो आपको पीओडी के ऊपर फोकस करना होगा। जब आपकी फर्म है न्यू मार्केट में, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, उसमें एंटर हो रही है, तो वहाँ पर आपको बताने के लिए पॉइंट्स ऑफ पैरिटी पे फोकस करना होगा। जैसे कि आप कंपनी कार बना रहे हो, इलेक्ट्रिक कार बना रहे हो, तो आपको पीओपी पे फोकस करना होगा कि भैया हाँ, हम भी इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री में, हम भी इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं, तो उसमें अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, डिजाइन, लुकिंग से ज़्यादा आपको उस कैटेगरी की सिमिलरिटी के ऊपर फोकस करना होगा। जब आप निशे मार्केट को सेगमेंट कर रहे हो और उसमें जो कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, तो आपको उनके अकॉर्डिंग कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, तो आपको पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस पर फोकस करना होगा। जब आप एक सेम प्रोडक्ट कैटेगरी में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हो, तो अपने एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस पर फोकस करना होगा। जब आप रिलेटिवली प्राइस सेंसिटिव मार्केट में हो, तो आपको एक बेसिक प्रोडक्ट बनाना होगा जो बाकी के और प्रोडक्ट्स से और कंपनी के प्रोडक्ट्स जैसे होंगे, और जैसे जैसे उसमें फीचर्स, एट्रीब्यूट्स इंक्रीज करते जाओगे, आप है अपने आप को कंपटीटर से डिफरेंशिएट करते जाओगे, तो आपको पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस पर फोकस करना होगा। अब नेक्स्ट आ जाता है चूजिंग पीओपीज एंड पीओडीज।
कई बार कोई कंपनी ब्रांड पोजीशनिंग करती है अपनी, लेकिन वो राइट टारगेट मार्केट को सेलेक्ट नहीं कर पाती, उसमें उनके ब्रांड की पोजीशनिंग जैसा वो चाहते हैं वैसे नहीं हो पाती। तो कई बार उन्हें अपने आप को दूसरे कंपटीटर्स के साथ किसी एट्रीब्यूट पर पीओपी और किसी एट्रीब्यूट्स पर पीओडी कर कर अपने आप को सेगमेंट में पोजीशन करना पड़ता है। तो उसके लिए मैप्स का यूज किया जाता है, जिन्हें हम कौन सा मैप बोलते हैं, परसेप्चुअल मैप्स बोलते हैं। तो यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल परसेप्चुअल मैप है बिवरेजेस इंडस्ट्री का। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो इसमें बिवरेजेस इंडस्ट्री को टेस्ट, फ्लेवर और इमेज के बेस पर है वो सेग्रीगेट किया गया है। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, लाइट फ्लेवर है, कंटेम्प्रेरी इमेज और ट्रेडिशनल इमेज, और कंज्यूमर्स का सर्वे किया गया। तो इसके बेस पर टोटल 3 सेगमेंट्स आए जो कि ब्लू डॉट से हैं, वो आपको दिखाए गए हैं सेगमेंट 1, सेगमेंट 2 और सेगमेंट 3। तो जो सेगमेंट 1 में कस्टमर्स हैं वो चाहते हैं कंटेम्प्रेरी इमेज और फ्लेवर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग। जो बी सेगमेंट के कस्टमर्स हैं वो लाइट फ्लेवर चाहते हैं और इमेज है वो ट्रेडिशनल से थोड़ी सी कंटेम्प्रेरी चाहते हैं। जो सेगमेंट सी में कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और ट्रेडिशनल इमेज वाली सॉफ्ट ड्रिंक या बेवरेज चाहते हैं। तो टोटल हमारे पास 4 ब्रांड्स हैं, ए, बी, सी और डी। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो बी ब्रांड है वो सेगमेंट 1 में पोजीशनिंग किया हुआ है, जो सी ब्रांड है वो सेगमेंट 2 में पोजीशनिंग किया हुआ है, और जो डी ब्रांड है वो सेगमेंट 3 में पोजीशन किया हुआ है। लेकिन जो ए ब्रांड है उसका जो फ्लेवर है ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ना बहुत ज़्यादा लाइट था, ना ही उसकी इमेज बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी थी, ना ही बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल थी। तो अनफॉर्चुनेटली कोई सा भी ऐसा सेगमेंट नहीं था। तो बी है वो किसी भी सेगमेंट में अपनी पोजीशनिंग नहीं कर पाया। तो अब जो ए के पास है 2 रूट हैं, या तो वो ए से अपनी रिपोजिशनिंग ए डैश में कर दे, या वो ए से अपनी रिपोजिशनिंग ए डबल डैश में कर दे, जो कि राइट साइड में दिया हुआ है। तो अगर ब्रांड ए है अपनी इमेज को कंटेम्प्रेरी कर ले और फ्लेवर वैसा ही रखे तो वो सेगमेंट ए को टारगेट कर पाएगा, सेगमेंट ए में अपनी पोजीशनिंग कर पाएगा। तो उसमें जो दूसरा ब्रांड है बी, उससे वो इमेज के बेस पर तो पीओपी हो जाएगा, लेकिन फ्लेवर के बेस पर उससे उसकी पीओडी हो जाएगी। तो वो उस सेगमेंट में अपनी एक अलग से इमेज क्रिएट कर पाएगा। इसी तरह ए है वो अगर अपनी रिपोजिशनिंग ए डबल डैश में कर दे, अपने फ्लेवर को लाइट कर दे और इमेज वही रखे, तो वो सेगमेंट बी को टारगेट कर पाएगा। तो सेगमेंट बी में उसका कंपटीटर सी होगा, तो सी से वो फ्लेवर के बेस पर तो क्या होगा, पीओपी, लेकिन इमेज के बेस पर उससे क्या होगा, वो पीओडी होगा। तो अब ये ए के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेगमेंट 1 में टारगेट करे या सेगमेंट 2 में टारगेट करे, वो अपने इमेज को चेंज करे या फिर वो अपने फ्लेवर को चेंज करे। तो इसके लिए जो मैप का यूज किया गया है इसे हम कौन सा मैप बोलते हैं, परसेप्चुअल मैप बोलते हैं। अब नेक्स्ट आपके टॉपिक आएगा स्ट्रेडल पोजीशनिंग। तो जो स्ट्रेडल होता है इसका बेसिकली हिंदी में मतलब होता है पैर फैलाना। ज़्यादातर कंपनी क्या करती है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए वो अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाती है, लेकिन कई बार कंपनी के पास प्रोडक्ट तो एक ही रहता है, लेकिन वो उसी एक प्रोडक्ट के साथ ही अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोजीशनिंग करती हैं। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेडल पोजीशनिंग बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, डुअल पोजीशनिंग। क्योंकि कंपनी है वो अपने सेम प्रोडक्ट की एक से ज़्यादा पोजीशनिंग कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डुअल पोजीशनिंग बोलेंगे। तो द स्ट्रेडल पोजीशनिंग इज वन ऑफ द पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज अडोप्टेड बाय द मार्केटर टू पोजीशन देयर प्रोडक्ट्स इन 2 कैटेगरीज साइमल्टेनियसली। एक साथ 2 कैटेगरी में करते हैं। तो अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो जो पोजीशनिंग स्ट्रेटजी जिसमें एक ब्रांड की या प्रोडक्ट की कंपनी डुअल इमेज क्रिएट करती है कस्टमर के माइंड में, तो उसे ही क्या बोलते हैं, स्ट्रेडल पोजीशनिंग बोलते हैं। तो जो स्ट्रेडल पोजीशनिंग है उसमें जो मार्केटर है वो पीओपी और पीओडी का मैक्सिमम मिक्सचर यूज करता है, पीओपी और पीओडी पर फोकस कर कर वो स्ट्रेडल पोजीशनिंग करता है। जैसे कि आगे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जांपल्स से आपको एक क्लियर हो जाएगा। जब BMW है वो लग्जूरियस कार्स सेगमेंट में या कैटेगरी में आया तो बाकी के और कंपटीटर्स हैं उनको स्टिफ कंपटीशन दे रहा था, लेकिन उसने ये एनालिसिस किया जो बाकी के और ब्रांड्स हैं वो लग्जरी पर ही फोकस कर रहे थे, परफॉर्मेंस पर फोकस
नहीं कर रहे थे। फिर उसने रियलाइज़ किया कि जो परफॉर्मेंस कैटेगरी में गाड़ियाँ थी वो परफॉर्मेंस पे फोकस कर रही थी, लग्जरी पे फोकस नहीं कर रही थी। तो BMW ने अपनी टैगलाइन दी द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन। तो उसने लग्जरी पर भी फोकस किया और गाड़ी की परफॉर्मेंस पर भी फोकस किया। तो जो लग्जरी सेगमेंट था उसमें लग्जरी में तो वो POP हो गई, पॉइंट्स ऑफ पैरिटी बाकी और कंपटीटर्स के साथ, और परफॉर्मेंस में वो POD हो गई। और जो परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी थी उसमें परफॉर्मेंस के बेस पर तो बाकी और ब्रांड्स के साथ POP हो गई, लेकिन लग्जरी के बेस पर क्या हो गई, POD हो गई। तो एक सेम ब्रांड की अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज में अलग अलग पोजीशनिंग की, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैडल पोजीशनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट स्कॉर्पियो, महिंद्रा एंड महिंद्रा का ब्रांड है स्कॉर्पियो। उसने भी अपने ड्यूअल पोजीशनिंग की दो सेगमेंट्स में, एक तो लग्जरी सेगमेंट में और एक एडवेंचर सेगमेंट में। तो उसने अपने ब्रांड को लग्जूरियस भी बताया और एडवेंचरस भी बताया। तो जो लग्जरी कार का सेगमेंट था उसमें लग्जरी के बेस पर तो POP और एडवेंचर के बेस पर POD, और जो एडवेंचरस कार का है रफ एंड टफ गाड़ी का सेगमेंट था उसमें एडवेंचर के बेस पर तो POP और लग्जरी के बेस पर POD। तो सेम ब्रांड की है, उन्होंने डुअल पोजीशनिंग की। इसी तरह जो डोमिनोज है, डोमिनोज ने भी क्या की, अपनी डुअल पोजीशनिंग की। एक तो वो सेगमेंट जिनको घर पर है, वो कैटेगरी जिनको घर पर है वो फास्ट फूड चाहिए था, पिज़्ज़ा चाहिए था। दूसरा वो जो रिटेल आउटलेट में जाकर वहाँ पे गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खाना चाहते थे, तो इसने दोनों में ही पोजीशनिंग की। तो जो घर पर ऑर्डर मंगाते थे वो पहले अपने आसपास के जो रेडी वाले थे वहाँ से किसी से पिज़्ज़ा मंगवा लेते थे, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। तो वहाँ पर उन्होंने डिलीवरी के बेस पर तो POP किया और अपने स्टोर एटमॉस्फेयर के बेस पर, और दूसरा जो अपने इंडिग्रेंट्स है उसके बेस पर POD किया। और जो जहाँ पर है आउटलेट पर जाकर खाना चाहते थे, वहाँ पिज़्ज़ा खाना चाहते थे, वहाँ पर क्वालिटी और इंडिग्रेंट्स के बेस पर तो POP, और वहाँ पर है होम डिलीवरी के बेस पर उन्होंने POD किया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैडल पोजीशनिंग बोलते हैं। तो इसी के साथ ही आपका ये जो पोजीशनिंग गाइडलाइंस वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, और आपके सिलेबस में नेक्स्ट अलग से टॉपिक दिया हुआ था स्ट्रैडल पोजीशनिंग, ये भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।